तो हेलो फ्रेंड्स भाई, आज के इस क्लास में हम देखेंगे भाई अपना इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। भाई हमको पता है कि हम लोगों का क्रैश कोर्स का कोर्स चल रहा है ना जी, 2021 के लिए इसी एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स का कोर्स चल रहा है। और भाई इस क्रैश कोर्स में हम लोग बाबू लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं, सारे को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिर 5 मॉडल सेट भी सॉल्व कराएंगे। इन सारे चीज़ों को सॉल्व कराया जाएगा। भाई क्रैश कोर्स हम उपलब्ध करा रहे हैं। और भाई अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स ख़रीदें तो उसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 9955290404 पर कॉल करना होगा और कॉल करके 500 रुपया डाल देना होगा और तुरंत हम आपको हमारे कोचिंग का एक ऐप है, उस ऐप से जोड़ देंगे, ऐप का लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे और आप सारा चीज़ देख पाएंगे। हमारे ऐप पर ही आपको क्रैश कोर्स का पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारा वो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप नोट्स उठाइए। आपका जो असाइनमेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो असाइनमेंट दिया गया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई कि आवेश संरक्षण के नियम को लिखें। बाबू पहला क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण के नियम को लिखें। तो सीधे सीधे आपका आंसर होगा कि आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी प्रक्रिया या किसी भी अभिक्रिया में कुल आवेश हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी आवेश की न तो उत्पत्ति होती है न विनाश होता है। इसी को आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो बस इतना लिखना है। तो भाई कोई पूछे, हमारा फर्स्ट शॉर्ट आंसर है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आवेश संरक्षण के नियम को लिखे। तो क्या लिखिएगा, हम बस बोल दे रहे हैं, आपको सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, लिखेंगे समय लगेगा, उससे बेहतर है समझा दें। बाबू आवेश संरक्षण का नियम कहता है, आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी प्रक्रिया या अभिक्रिया में कुल आवेश टोटल चार्ज हमेशा नियत रहता है, यानी आवेश की न तो उत्पत्ति होती है न विनाश होता है। इसी को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। यही है बाबू आवेश संरक्षण का नियम। और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई कि जब बाबू एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। बाबू जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ सटता है, जब बाबू एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन सटते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है और पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल सटेंगे बस टच करेंगे तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल टच करते तो विनाश कर देते हैं। जैसे ही टच करेंगे पार्टिकल एंटी पार्टिकल विनाश कर देंगे, और विनाश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे ही सटे विनाश हो जाएगा। और इसके लिए एक गामा रे, इसके लिए एक गामा रे, इन दोनों का मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, गामा रे के रूप में निकलेगा, गामा और गामा 2 गामा रे के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्यों? इस रिएक्शन में रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज सेम होगा। रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज देख लो, Q टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल चार्ज Q टोटल बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश प्लस पॉजिट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -E प्लस पॉजिट्रॉन का आवेश होता है +E। तो रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज -E + E मिला करके टोटल चार्ज हो गया बाबू 0। रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज Q टोटल बराबर गामा रे, रे मतलब किरण, और किरण पर बाबू कोई चार्ज नहीं होता है 0। तो रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज 0 और रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज 0, दोनों समय बाबू चार्ज 0 है, सेम है। रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद, डैट मीन्स ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। तो बाबू तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए कि आवेश संरक्षण के नियम को लिखे, तो क्या लिखोगे? कहोगे बाबू आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी प्रक्रिया या किसी भी अभिक्रिया में कुल आवेश हमेशा कांस्टेंट होता है, अर्थात आवेश की न तो उत्पत्ति होती है न आवेश का विनाश होता है, अर्थात आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। और बाबू एक एग्जाम्पल देगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ टच करता है तो 2 गामा रे निकलता है, और अभिक्रिया के पहले टोटल चार्ज 0 और अभिक्रिया के बाद टोटल चार्ज 0 रहता है, सेम रहता है। यही है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, बहुत बढ़िया।
बाबू देखो दूसरा क्वेश्चन, बाबू दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, आवेश के 3 मुख्य गुणों को लिखें। बाबू आवेश का 3 मेन प्रॉपर्टी लिखना है। बाबू पहली प्रॉपर्टी तो जानते ही हो, असाधारण प्रॉपर्टी मत लिखना कि आवेश 2 प्रकार का होता है, समान आवेशों के बीच आकर्षण विकर्षण, ये सब न लिखना, बेकार हो जाएगा। आवेश के 3 मुख्य गुणों को लिखें। पहला नंबर लिखना बाबू कि आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश, कोई आवेश कितने भी चाल से चले, किसी भी स्पीड से चले, उस आवेश का मान चेंज नहीं कर सकता है। 1 कूलाम है तो 1 कूलाम रहेगा। बाबू आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा आवेश का बाबू गुण होगा यही, आवेश संरक्षण के नियम का पालन हर जगह होता है। आवेश का गुण है आवेश संरक्षण के नियम का पालन प्रत्येक जगह होता है। और तीसरा है बाबू कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। आवेश का गुण है कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत, मतलब आवेश छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। और आवेश का सबसे छोटा पैकेट इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश पॉसिबल ही नहीं है। तो आवेश का तीसरा गुण हो गया कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज्ड होता है, यानी वो डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, आवेश हमेशा क्वांटीकृत यानी पैकेट्स के रूप में होता है। आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है ना जी, एंड इट्स योर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बाबू तो तुम्हारे शिकायत है कि आवेश का 3 मुख्य गुण लिखे। तो आवेश का पहला गुण है बाबू, आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश का दूसरा गुण है कि किसी भी प्रक्रिया या अभिक्रिया में आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। तीसरा है कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। तो बाबू ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। बाबू तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। बाबू आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखें। बाबू आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत पे तुम यही लिखना, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है और ज़्यादा समझना भी नहीं, समझोगे तो फिर दिमाग खराब होगा। तो आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखें तो सीधे सीधे लिखना कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में ही होता है। बाबू किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 17, 78, 75, 76, 1 लाख, 1 करोड़, 1, मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, दशमलव गुणज के रूप में नहीं। क्योंकि किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 77 इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है। किसी वस्तु पर 77.5 वो इलेक्ट्रॉन नहीं डाला जा सकता है। इसीलिए वस्तु पर 77.5 वो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब आवेश की वैल्यू खास हो सकती है पूर्णांक गुणज के रूप में, वही है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो बाबू आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखें तो लिखिएगा कि बाबू आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। इसी को आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो भाई आंसर में क्या लिखोगे, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश E के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। वो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश E के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। इसी को आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर आवेश Q होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा 1e या 2e या 3e या 4e या 5e या 6e। अगर n को इलेक्ट्रॉन का बात हो तो ne, इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्लस ne और आ जाए तो माइनस चार्ज हो जाएगा तो प्लस माइनस ne।
क्यू बराबर प्लस माइनस एन, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन थ्योरी। ठीक है, इतना लिख लोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा। बाबू यहाँ पे एन जो होगा वो पूर्णांक होगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए भाई 3 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब अपना असाइनमेंट देखिए भाई, असाइनमेंट में आपका जो चौथा क्वेश्चन है कि डाईपोल, इलेक्ट्रिक डाईपोल और डाईपोल मोमेंट दोनों को परिभाषित करें। इलेक्ट्रिक डाईपोल एंड डाईपोल मोमेंट। वो इलेक्ट्रिक डाईपोल और इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट P को परिभाषित करें। ठीक है, और इसका मात्रक भी बताएं। 2 तरह का क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन है। तो बाबू इलेक्ट्रिक डाईपोल को परिभाषित करें और डाईपोल मोमेंट का परिभाषित करें, दोनों को। तो बाबू आंसर में पहले हम लोग डाईपोल को परिभाषित करेंगे। पहला डाईपोल लिख करके डैश देंगे। बाबू डाईपोल किसको कहते हैं? अगर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, बाबू अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश काफ़ी पास में रखे हों तो इन दोनों को मिला करके हम इलेक्ट्रिक डाईपोल कहते हैं। तो बाबू डाईपोल की परिभाषा दे सकते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 आवेश अगर पास में रखे हों तो इस व्यवस्था को हम लोग डाईपोल कहते हैं, क्योंकि एक गो ध्रुव नहीं है, 2 गो ध्रुव है, 2 गो आवेश है। डाईपोल, सिंगल पोल नहीं है, डाईपोल। तो बाबू डाईपोल किसको कहते हैं या इलेक्ट्रिक डाईपोल किसको कहते हैं? अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 आवेश पास में रहो तो इसी को इलेक्ट्रिक डाईपोल कहा जाता है। या बाबू दूसरी परिभाषा देनी है, थोड़ा सा एक्यूरेट देना है। तो बाबू एगो प्लस क्यू है, एगो माइनस क्यू है, दोनों का मान सेम है, क्यू सेम है, लेकिन एगो का चिन्ह प्लस है, एगो का माइनस। तो कह सकते हो कि यदि समान मैग्नीट्यूड क्यू लेकिन विपरीत नेचर प्लस और माइनस वाले, यदि समान मैग्नीट्यूड क्यू लेकिन विपरीत नेचर के 2 आवेश पास में रखते हैं तो इसी को हम इलेक्ट्रिक डाईपोल कहते हैं। याद रहेगा? तो बाबू डाईपोल क्या है और इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट को परिभाषित करें। तो डाईपोल की परिभाषा क्या दोगे? अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 आवेश पास में हो तो इसी को इलेक्ट्रिक डाईपोल कहते हैं। या दूसरी परिभाषा दे सकते हो, समान मैग्नीट्यूड, यदि समान मैग्नीट्यूड किंतु विपरीत नेचर के 2 आवेश पास में हो तो इसी को इलेक्ट्रिक डाईपोल कहते हैं। इतना हो जाएगा। और बाबू कभी कभी पूछ देता है कि डाईपोल का नेट चार्ज कितना होता है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कट के नेट चार्ज 0 हो गया। ए नंबर डाईपोल तो हो गया। बाबू अब इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। थोड़ा कॉपी भी बाबू लेकर के बैठो, जो हम लिख रहे हैं, जो आपको नोट्स दिया गया उसको आप अपनी कॉपी में उतार लो यार, और तब पढ़ो, बेहतर लगेगा। बाबू अब डाईपोल को तो परिभाषित कर लिया, अब डाईपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कई बार पूछा है बाबू, नहीं होता है तो इसका मात्रक भी पूछ देगा 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो बोलो इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझा दे रहे हैं बाबू? कोई पूछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट P किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट का ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, तो पहले डाईपोल बना देना माइनस क्यू और इधर बना देना प्लस क्यू। बाबू ये डाईपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू। डाईपोल का ये सेंटर है, सेंटर से इस आवेश की दूरी L और इस आवेश की सेंटर से दूरी L, तो L और L मिला के डाईपोल की लंबाई बाबू L और L हो गई 2L। ठीक है, डाईपोल की लंबाई 2L। तो बाबू इस डाईपोल का जो ताकत होता है ना, उसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट P की परिभाषा किस तरह दोगे, तो बाबू इसी तरह देना, इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट P किसको कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P किसको कहते हैं। तो सीधे लिखिएगा, किसी भी डाईपोल के कोई एक ध्रुव के, किसी भी डाईपोल के किसी एक आवेश के मैग्नीट्यूड, चिन्ह छोड़ दो, किसी भी डाईपोल के किसी एक आवेश के मैग्नीट्यूड यानी मान Q और उस डाईपोल की लंबाई 2L, और उस डाईपोल की लंबाई 2L के गुणनफल को ही बाबू इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट कहते हैं। तो याद रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, किसी भी डाईपोल के, बाबू ये डाईपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, किसी भी डाईपोल के किसी एक आवेश के मैग्नीट्यूड Q और उस डाईपोल की लंबाई 2L, Q और 2L के गुणनफल को ही बाबू इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट P कहते हैं। तो P बराबर हो गया 2QL।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2qL। बाबू एक बार पूछा हुआ था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है। बाबू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस चार्ज की होती है। डाइपोल मोमेंट P सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस से प्लस चार्ज की ओर होती है। तो P वेक्टर बराबर लिख देना 2qL वेक्टर। बाबू जान लो एक नोट में P बराबर हुआ 2qL, डाइपोल मोमेंट P बराबर 2qL। 2 का कोई यूनिट नहीं है, Q है आवेश, आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है कूलाम मीटर। बाबू डाइपोल मोमेंट का SI मात्रक होता है कूलाम मीटर। कई बार पूछा है कि डाइपोल मोमेंट का SI मात्रक क्या है, कूलाम मीटर। बाबू इस डाइपोल मोमेंट P का एक दूसरा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक, डिबाई, डिबाई, डिबोई या डिबाई। और जान लेना एक कूलाम मीटर में बहुत डिबाई होते हैं। कितना, बहुत मतलब कितना, एक कूलाम मीटर में 3 × 10⁻29 डिबाई होता है। एक कूलाम मीटर में 3 × 10⁻29 डिबाई। और अगर एक डिबाई चाहिए, एक डिबाई, तो ये सब चीज़ नीचे जाएगा। तो एक डिबाई बराबर 1/3 × 10⁻−29 कूलाम मीटर आया हुआ था यार। 1 डिबाई = 1/3 × 10⁻−29 कूलाम मीटर। ओके, ये आया हुआ था। चौथा कंप्लीट हो गया यार। देखो भाई 5वां क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है बाबू। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एप्सिलॉन 0, हम खाली एप्सिलॉन 0 नहीं, इसमें हम अपने से कर रहे हैं एप्सिलॉन r भी। ठीक है बाबू, कह रहा है कि एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r दोनों का यूनिट बताइए। खाली इसके लिए पहले कर रहे हैं एप्सिलॉन 0 का यूनिट, डायमेंशन, वैल्यू, तीनों बताइए। एप्सिलॉन 0 का यूनिट, डायमेंशन, वैल्यू। और सिर्फ इसका तो वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए वैल्यू अलग अलग होता है। तो इसका केवल यूनिट डायमेंशन बताइए, इसका यूनिट डायमेंशन वैल्यू बताइए। 5वां क्वेश्चन है भाई। अपना असाइनमेंट देखो जल्दी फटाफट। एप्सिलॉन 0 का बाबू वैल्यू बता दीजिए, यूनिट बता दीजिए, डायमेंशन बता दीजिए। तो पहले हम एप्सिलॉन 0 की बात करते हैं। बाबू वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की परावैद्युतता कहते हैं। याद रहेगा ना बाबू। इस एप्सिलॉन 0 का वैल्यू, यूनिट, डायमेंशन तीनों निकालना है। इसमें केवल यूनिट, डायमेंशन निकालना है। तो चलो पहले इसकी बात करते हैं। पहले वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0। बाबू एप्सिलॉन 0 का मान किस तरह निकलेगा, आपको ये याद रहना चाहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं की है तो ये याद रखिएगा कम से कम कि बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बात याद रखिएगा। कई आदमी जानते भी होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है बाबू 9 × 10⁹ याद रखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है बाबू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका मान याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बाबू इसका मान इतना होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁹ होता है। और यहीं से निकलेगा एप्सिलॉन 0। एक काम करो, इसको उल्टा करो, इसको भी उल्टा करो। ठीक है, इसको उल्टा करो बाबू, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर ये हो गया बाबू 1/9 × 10⁹ ये उल्टा हुआ तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/9 × 10⁹। और ये उलट जाएगा यूनिट, तो उल्टा करके ऊपर ही लिख दो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। बाबू हमको एप्सिलॉन 0 चाहिए, तो एप्सिलॉन 0 चाहिए तो 4 पाई नीचे जाएगा तो 9 चौके 36 पाई हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा बाबू 1/36 पाई। एप्सिलॉन 0 1/9 चौके 36 पाई × 10⁻⁻9 × 10⁻⁻9 बाबू पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन 0 का मान एक बार ये भी पूछा था, लेकिन जनरली ये नहीं पूछता है, दूसरा वाला पूछता है। एप्सिलॉन 0 का मान हो गया बाबू 1/36 पाई × 10⁻⁹ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। एक काम करते हैं बाबू 36 और पाई का मान 3.14। एक काम करते हैं ऊपर में 1000 कर देते हैं। एक है ना, सिर्फ 1000 कर दिए। 1000 मतलब 10⁻3, 10⁻3 किए तो इस 10⁻3 किए तो 10⁻−3 इसमें ले जाओ, 10⁻9 से 10⁻12 कर दो बटा 36 और पाई का मान 3.14। और बाबू पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। इतने में इतने से भाग दोगे ना तो एकदम आएगा 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 का बाबू मान होता है
2 गो एप्सिलॉन 0 1/36 पाई × 10⁻⁹ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यह एप्सिलॉन 0 का बाबू मान हो गया, ये वाला स्टैंडर्ड वैल्यू है 885 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसी को कहते हैं बाबू फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, यही चीज़ है बाबू फैराड पर मीटर। ये तो बाबू वैल्यू हो गया एप्सिलॉन 0 का। अब यूनिट और डायमेंशन निकालना है। यूनिट किस तरह निकलेगा बाबू? एप्सिलॉन 0 का यूनिट निकालना है। तुमको बल का सूत्र मालूम है बाबू? 2 गो आवेश के बीच बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये होता है 2 गो आवेश के बीच बल का सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। हमको एप्सिलॉन 0 का यूनिट निकालना है। तो एप्सिलॉन 0 बाबू गया इधर, एप्सिलॉन 0 इधर और F आया इधर, तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F। एप्सिलॉन 0 बराबर हो गया बाबू, एप्सिलॉन 0 1/4 पाई, एप्सिलॉन 0 इधर 1/4 पाई F Q1 Q2/r² ना जी। थोड़ा सा समझदार हो, यूनिट मत निकालो, डायमेंशन निकाल दो पहले, ठीक है। डायमेंशन, इसलिए एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन बराबर 1/4 पाई का डायमेंशन, F का डायमेंशन, Q1 और Q2 का डायमेंशन और R के स्क्वायर का डायमेंशन। 4 पाई संख्या है, संख्या का डायमेंशन नहीं होता, काट देते हैं। 1/F, F क्या है बाबू? बल। 1/F, F है बल, बल की बीमा मालूम है MLT-2। अरे यार 1 तो 1, F है बल, बल की MLT-2 इंटू Q1 है आवेश, आवेश की बीमा बाबू AT और Q2 है आवेश AT बटा R का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। बाबू बोलो A स्क्वायर और T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर बेटा नीचे होगा MLQ T-2। अच्छा बाबू अब बोलो ना, M ऊपर जाएगा तो M-1 और M-1 हो गया, और L⁻3 ऊपर जाएगा तो L-3, T⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो T⁻2 और 2 मिलके T⁻4 एम्पियर स्क्वायर। तो बाबू एप्सिलॉन 0 की बीमा निकल गई, एप्सिलॉन 0 की बीमा M-1 L-3 T⁻4 A², यही हो जाएगा। कई बार पूछा है, कई बार, एप्सिलॉन 0 की बीमा M-1 L-3 T⁻4 A²। एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन मिल गया तो बाबू यहीं से यूनिट भी निकल जाएगा। M मास का kg पर kg, लंबाई पर मीटर क्यूब, सेकंड पावर 4 एम्पियर स्क्वायर। और यही चीज़ होता है वो एप्सिलॉन 0 का मात्रक, इसी को कहते हैं फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। तो यूनिट निकल गया, डायमेंशन निकल गया, वैल्यू भी निकल गया। बाबू पहले एप्सिलॉन 0 का निकला है, ठीक है। अभी एप्सिलॉन 0 हो गया, एप्सिलॉन R का हम यहाँ निकाल रहे हैं, थोड़ा सा मिटाकर। आप लोग इसको अपने से कर लीजिएगा यार। देखो नहीं लिखोगे ना तो फिर दिक्कत है, लिखना तो पड़ेगा। बाबू यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन R। बाबू एप्सिलॉन R का अब हम देखने जा रहे हैं। आपको पता है, नहीं जानते तो जान लो बाबू, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। बाबू एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैराड पर मीटर, माध्यम की विद्युतशीलता फैराड पर मीटर। और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता फैराड पर मीटर, दोनों सेम है, कट गया, दोनों यूनिट कट गया तो यूनिट बचा ही नहीं, यूनिट लेस, यूनिट लेस। अगर बाबू कोई चीज़ यूनिट लेस हो तो वो चीज़ डायमेंशन लेस होता है। तो बाबू कोई पूछे आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R कौन सी राशि है? मात्रकहीन और विमाहीन दोनों राशि है, ठीक है। तो भाई आज अभी हमने भाई 5 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, आगे के लेक्चर में देखेंगे। भाई आप लोग भी कोशिश करिए, अपने से जो क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चन को आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।